नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और आप लोग की क्वेश्चन पढ़ने से पहले परसेंटेज की बेसिक बातें जरूर क्लियर करें। जितनी भी मैंने परसेंटेज की बेसिक बातें बताई हैं वो आप सारी पढ़ें और परसेंटेज की बेसिक क्लास अच्छे से क्लियर करें। जब आप परसेंटेज के बेसिक क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है कि आप सारी चीजें अपने आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए भाई हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ कि मुद्रास्फीति दर प्रति वर्ष 1000%। अब मुद्रास्फीति का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मुद्रा का प्राइस गिरता है तो जो आर्टिकल होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। यानी मुद्रास्फीति 1000% है, मतलब आर्टिकल की जो प्राइस है वो 1000% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि वो 1000% व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल 2 ईयर फ्रॉम नाउ इफ इट कॉस्ट ₹6 टुडे। तो कह रहा है कि कोई एक वस्तु है जिसकी आज की कीमत ₹6 है और मुद्रास्फीति दर 1000% है, तो बताओ ये 2 साल बाद में कितने रुपए का होगा। तो 1000% है मुद्रास्फीति, यानी कि जो वस्तु का प्राइस होगा वो 1000 इंक्रीज हो जाएगा। 1000% यानी 100 है तो उसमें 1000% इंक्रीज आने का मतलब कितना हो गया। 100 में क्या जोड़ दो, 1000 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1100 हो गया। ठीक है, ये पहले साल में हो गया इसका प्राइस, और फिर अगले साल में बात करो तो फिर से कितना हो जाएगा, 100 से 1100। ठीक है, क्योंकि ये 1000% फिर से इंक्रीज होगा। इसने कहा है ना कि लगातार 2 सालों तक, मतलब इसी तरीके से हर साल ये प्रति वर्ष 1000% है मुद्रास्फीति। इसका मतलब हर साल ये इंक्रीज होगा प्राइस। तो ये देखो देखिए कितना आ गया निकल कर आपके 121 इंटू 6 तो कितना आ गया 726। यानी आज जिस वस्तु की कीमत ₹6 है ना, अगर मुद्रास्फीति दर 1000% रही तो 2 साल बाद में वही वस्तु कितने की मिलेगी, 726 रुपए की मिलेगी। ठीक है। आई मेरी बात समझ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला जो है मुद्रास्फीति का मतलब आप लोगों को समझ आना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन देखना आप लोग, क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए है वो 15 डिग्री का है, और बोला कि एक आवर्तक ग्लास है जिससे देखे जाने पर एंगल एबीसी उसका मान कितना होगा। वो एबीसी पहले तो 15 डिग्री, और कह रहा है कि कोई एक ग्लास है उसमें से इसको देखा जाता है तो उसका मान कितना होगा अगर वह एक वस्तु को 20% तक इंक्रीज कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पेन है, तो ये अगर इतना दिख रहा है ना, अगर इसी को मैं एक ग्लास में से देखूंगा तो ये इंक्रीज होके 20% इंक्रीज होके मुझे दिखेगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये 20% इंक्रीज होके दिखता है, तो बताओ ये एंगल 15 डिग्री है तो ये कितना दिखेगा। तो भाई बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सोचना, आप ऐसा मत कर देना भाई ये 15 डिग्री एंगल है तो ऐसा तो है ना कि 15 डिग्री को आप इंक्रीज कर दो। मतलब एक जैसे मान लीजिए ये एंगल आपके पास में 15 डिग्री। ठीक है। अब मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा ऐसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, 15 डिग्री ये जूम हो गया है तो 15 डिग्री। ठीक है। ये भी एंगल 15 डिग्री, ये भी 15, चाहे कितना भी जूम हो जाए एंगल चेंज नहीं होने का। ये बात समझ रहे हो आप कभी कहीं ऐसा मत समझ लेना कि ये एंगल मान लीजिए मैंने 5 डिग्री दे दिया और आप कहीं को इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ आगे जाके। ठीक है। तो अब ये 5 डिग्री है ना, अगर ये 5 है, ये भी इसको बस मैंने लाइन्स को आगे बढ़ाया है, ये जूम होने का मतलब है। तो यहाँ पे उसमें कहेगा कि इसके एंगल में कितना चेंज आए, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। उस ग्लास से देखने पे भी कोई चेंज नहीं होगा एंगल में, वो इतना ही रहेगा, बस ये कि ये जूम हो जाएगा थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना भैया, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ कि देयर आर 5 सेक्शन इन क्लास 10th नेम्ड S1 S2 और S5 तक सेक्शन है। इफ द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन SN इज 1:n। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे SN कोई सेक्शन है। ठीक है, SN यानी S1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। तो द रेशियो इन S4 इज 1:4। जैसे S4 है ना, तो ये रेशियो कितना है, 1:4। S3 है तो कितना होगा, 1:3। S5 है तो कितना होगा, 1:5। यानी ये क्या बोलने लग रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है ना, ये तो बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए। ठीक है। तो इसमें जो सेक्शन 1 है उसमें बॉयज अगर 1 है, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होगी, एन। एस एन ये बोल रहा है ना कि इसमें देखो लिखा हुआ है कि एस एन में जो रेशियो है वो 1:n है। यानी कि जो सेक्शन 1 है उसमें बॉयज 1, ये तो 1 ही रहेगा हमेशा, लेकिन गर्ल्स 1 है तो 1 आ गया। दूसरा सेक्शन आएगा तो बॉयज 1 और ये कितना हो जाएगा, गर्ल्स 2। सेम इसी तरीके से इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है। जैसे ये आया तो इसमें कितना हो जाएगा, 1:3 आया तो कितना हो जाएगा भाई, 1:4 हो गया, और इसी तरीके से आगे भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आया तो कितना हो गया, 1:5 आ गया। ठीक है, ये रेशियो है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे इस तरीके से, यदि सभी वर्ग में छात्रों की संख्या बराबर है, यानी जितने भी सेक्शन है उनमें स्टूडेंट्स इक्वल हैं, वो चेंज नहीं है। ठीक है, रेशियो अलग अलग है लेकिन स्टूडेंट्स सेम है। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे 1:2 है, यहाँ पे 1:3 है, और इसमें 1:4 है, और इसमें 1:5 है।
यानी ये रेशियो, ये क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूँ तो 2 है, यहाँ पे बात करूँ तो 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने अभी 5 है, और यहाँ पे कितने हैं 6 है। ये टोटल स्टूडेंट है, लेकिन इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टोटल स्टूडेंट है ना वो इक्वल है भाई, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, टोटल स्टूडेंट इक्वल है। तो अगर टोटल स्टूडेंट इक्वल है तो यहाँ पे पहले सेक्शन में 2, दूसरे में 3, और तीसरे में 4, चौथे में 5 और पांचवें में 6, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इनको इक्वल करो। यानी सबका एलसीएम देखो कितना आता है, 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आता है, तो 16 का एलसीएम आता है, तो सभी को 60 बना दो। इससे 2 को 60 कैसे बनाऊंगा भाई, 30 से मल्टीप्लाई करके, इसको किससे 20 से, इसको किससे 15 से, इसको किससे भाई 60 बनाना, तो कितना हो जाएगा 12, और इसको किससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बताना जरा, अगर आप जैसे इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे सब में 60 60 हुए कि नहीं हुए। अब इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई 30 से किया, तो इधर भी 30 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने बोला कि आप मुझे बताओ इसमें लड़कियों का प्रतिशत कितना है। ये आप देख लीजिए, मैं इधर क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 20, तो इधर भी इन दोनों को 20 से कर दो, यहाँ पे किससे कर दो 15 से, यहाँ पे किससे कर दो 12 से, और यहाँ पे किससे कर दो भाई 10 से। आप मुझे बताओ इसमें लड़के कितने हो गए टोटल। तो आप देखो, इस तरफ वाला मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो लड़के कितने हो गए 30, 20, 15, 12 और 10। तो आप जब इन टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 60 और 70, 80 और कितना हो गया 87। यानी यहाँ पे जो मेरे पास में जो बॉयज आए हैं वो कितने आ गए भाई, वो आ गए 87। और अगर मैं इसका टोटल परसेंट की बात करूं तो कितने में से 87 भाई, यहाँ पे देखो 60 और कितना आ गया भाई, ये देखना 60, और ये कितना हो गया देखो जरा 60, और ये हर जगह 60 60, पांचों में 60 60 है, तो कितना हो गया 300 टोटल हो गए। तो इनका परसेंट कितना है भाई, बोझ का इंटू कितना कर दो 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई, बोझ कितने परसेंट है, तो 2 बन गया, और यहाँ पे कितना आ गया 9, मतलब 29% वहां पर उस क्लास में सभी सेक्शन के मिलाकर 29% बॉयज है। तो मुझे बताना गर्ल्स कितनी बच गई, बाकी जो बच गई वो गर्ल्स है, तो वो कितने हो जाएंगे भाई 71%। तो गर्ल्स कितनी होगी 71%। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता था कि लड़के कितने परसेंट है या लड़कियां कितनी परसेंट, आप आराम से बता सकते हैं। बस आपको ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए थी जो मैंने यहाँ पर बताई कि इनको इक्वल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल सेक्शन आर इक्वल, तो कह रहा है कि सभी सेक्शन में जो स्टूडेंट है ना वो बराबर है, तो बराबर है, तो मैंने बराबर बनाया सभी को जोड़कर। और बाद में मैंने कहा कि अगर मैं 10% ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो क्लास में ये जो पूरी क्लास सब 10 है उसमें इनका परसेंट गर्ल्स का वो कितना है। तो वो जैसे ही आप लोगों ने लिखा तो आपके सामने कितना आ गया अभी, बॉयज 29% आ गए और गर्ल्स कितने आ गए 71%। क्वेश्चन बड़ा आसान था, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन देखना आप लोग, ये कह रहा है कि सुनील ने 12 टेस्ट में 600 का स्कोर करने में सफल है, उन्होंने इनमें से 4 टेस्ट में प्रति टेस्ट अपने औसत स्कोर यानी एवरेज स्कोर, एवरेज कितना हो तो आप पता लगा लो। 12 टेस्ट में इसने कितने बनाए भाई 600, तो एक में कितना हो जाएगा 50 का इसका एवरेज रहा है। तो कह रहा है कि 4 में 80% या उससे 80% या बराबर या उससे कम रन इसने बनाए। अगर उसने किसी भी टेस्ट में 60 प्लस का स्कोर नहीं किया, तो उन टेस्ट की न्यूनतम संख्या यानी वो मिनिमम नंबर क्या है जिसने उसे 50 से अधिक रन बनाने चाहिए थे, यानी 50 से ज्यादा रन बनाने चाहिए थे, उनकी मिनिमम संख्या कितनी है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से सोल्व करें, इसको पहले कोशिश करें, क्वेश्चन मैं आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, उस चीज का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बस आपको जो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस होते हैं इन पे ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और यही होते हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आप लोगों को, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस पे ध्यान देने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया है, यहाँ पे मैंने 10% देकर, अगर मैं यहाँ पे और चेंज कर देता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता, जैसे 20 दे देता तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा समझना। क्या कह रहा है कि एक लोकोमोटिव इंजन है 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर से वो चलता है नॉर्मली। जब कोई डिब्बा इससे जुड़ा हुआ नहीं होता, मतलब उसके एक भी यहाँ पे कंपार्टमेंट नहीं है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है। फॉर एवरी न्यू कंपार्टमेंट दैट इज अटैच्ड टू इट, मतलब जब इसमें एक नया अपार्टमेंट जो कंपार्टमेंट है वो इसके साथ में अटैच किया जाता है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ द अर्लियर स्पीड, यानी इसकी स्पीड है वो जो पीछे की स्पीड थी ना उसका 10% डिक्रीज हो जाती है जब एक डब्बा जोड़ा जाता है, अगला फिर से जोड़ेगा फिर से 10% डिक्रीज, फिर से ऐसे डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है।
सबसे कम कितने डिब्बों को अटैच किया जा सकता है, सबसे कम यानी कम से कम इसके साथ कितने डब्बों को, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितने डब्बों को अटैच किया जा सकता है ताकि ट्रेन अधिकतम 8 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करे। यानी 8 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी का मतलब इसकी स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए भाई, वो 180 डिवाइड बाई, जैसे स्पीड की बात करता हूँ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा 22.5 किलोमीटर पर आवर। यानी वो जो स्पीड है ना उसकी 22.5 किलोमीटर पर आवर के लगभग उसकी स्पीड रहे, यानी इससे नीचे नहीं जानी चाहिए स्पीड, क्योंकि अकेला जब इंजन चलेगा तो क्या होगा भाई 50 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसकी स्पीड कम होते होते 22.5 तक लानी है, लेकिन इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे 10% की जगह, देखो 10% से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। एग्जाम में अगर आपको कैलकुलेटिव पेपर आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, कैलकुलेटिव नहीं है तो चेंज कर देगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 20%, देखना आसानी से क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पहला देखो, पहले इस 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, एक डब्बा जोड़ते स्पीड कितनी हो जाएगी 4/5, क्योंकि 20% डिक्रीज हो रही है और 20% का मतलब हमें पता है 1/5। भाई 20% मैंने माना है, ठीक है। अब 10% मान के भी सोल्व कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ। 10% से क्या आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में खुद से लिखना कि 10% से सोल्व करने पे आंसर कितना आता है। तो 20% यानी 4 थी और एक कम हो गया यानी 5 हो गई, ये पहली बार इसकी स्पीड हुई, ठीक है। यानी कितनी होगी आप देखोगे तो ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। फिर से वही 4/5 होगा, अगला एक डिब्बा और जोड़ने से, पहले डिब्बे में स्पीड इतनी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, और फिर से ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी, चौथे में और ऐसे आगे डिक्रीज होती जाएगी। तो आप मुझे बताओ भी ये 3 डब्बे जोड़ने पे इसकी स्पीड कितनी हुई। तो जैसे मैं 3 डब्बों में देखूंगा ना तो कितनी होगी, 25 से 2 बार कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 16, और 16,000 कितना 64 और 128, और उसको जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो कितना आ गया भाई 2, और यहाँ से कितना आ गया 5, और ये कितना रह जाएगा भाई 5 तो 3, तो 25.6 किलोमीटर पर आवर। यानी ये इसकी स्पीड रह जाएगी, मैं जब 3 डब्बे इसके साथ में अटैच कर दूंगा ना तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 25.6। अब जैसे ही मैं अगला डब्बा इसके साथ में अटैच करूंगा तो देखो स्पीड कितनी होगी 25.6 इंटू फिर से 4/5 डिक्रीज होगी। जब चौथा डब्बा और इसके साथ में अटैच, देखो 3 डब्बों से इतनी हो गई, ये जो 3 मैंने लिखा ना यहाँ से, इसका मतलब है कि 3 डब्बे जोड़ दिए, एक डब्बा जोड़ने पे स्पीड इतनी डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए मैं 4 नंबर इसमें डब्बा जोड़ता हूँ तो फिर से इतनी होगी, अब इसको मैं 25 से मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 और 5 यार 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ तक हमें नहीं पहुंचना, हमें तो कम से कम डब्बे जोड़ने जो कि मतलब इतना इससे स्पीड तक पहुंच जाए, ठीक है। तो 22.5 अगर एक और डब्बा में जोड़ रहा हूं ना तो वो कहां पे स्पीड को लेके जा रहा है भाई, वो 20 पॉइंट कुछ स्पीड को कर दे रहा है, यानी इस 22.5 से स्पीड कम हो जा रही है। यानी आप अगर इसकी स्पीड 20% कम होती है तो इतनी अधिकतम 8 घंटे में 180 किलोमीटर जाने के लिए इसकी जो डिब्बे हैं वो हम कम से कम कितने लगा सकते हैं इसके साथ में 3 डब्बे, ठीक है। 3 डब्बे हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर चौथा डब्बा अगर हमने लगा दिया ना तो भी उसकी स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगी, यानी 22.5 से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो 8 घंटे में इतना नहीं चल पाएगा 180, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पे अगर 20% होता तो इसका आंसर कितना आ जाता अभी 3 डब्बे आ जाता, लेकिन 10% होता तो आंसर क्या आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, आप इस कैलकुलेशन को बढ़ाओगे तो उसमें क्या आएगा 10% है तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 9/10, 9/10, 9/10, उससे कितना आंसर आता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है कि इन ए सिटी, ये तो वो है भाई इलेक्शन वाले क्वेश्चन है भाई। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन की तो मैंने 2 क्लास लिए और मैंने उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन के क्लियर कर दिए हैं। उसकी क्लास का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर आप इसकी क्लास ले सकते हैं। बहुत अच्छी क्लासेस मैंने ली हैं और काफी अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन को बताया, वहां से आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको खुद से कर लेना। इस क्वेश्चन पे आइए भाई, ये देखो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है भाई, लिखा हुआ है कि 3 मित्र पी क्यू और आर हैं, एक आदेश पर अपने वेतन का 8%, 7% और 9% एक हॉस्पिटल में डोनेट कर देते हैं, ठीक है। यानी कौन कौन है भाई मैं लिख देता हूँ, पी है, एक क्यू है और एक आर है, ठीक है।
ये अपने वेतन का 8%, ठीक है, यानी इसका अगर 100 है तो वो 8% कर देता है, ये अपना 7% कर देता है, और ये कितना कर देता है अभी 9%, ये डोनेट कर देता है। क्वेश्चन बहुत आसान है। पी और क्यू की सैलरी एक ही है, यानी ये दोनों की सैलरी बराबर है, मतलब मान लो इस पी की 100 है तो इसकी भी 100 है, क्यू की भी, ठीक है। चलिए, और उनके डोनेशन का जो डिफरेंस है वो 74 है। अब देखो देखें, अगर 100 है तो अब हमें अगर सैलरी बराबर है तो कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता था मैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है अभी 1%, और उसके बराबर कितना दिया है 74, यानी अगर इसकी सैलरी 100 है पी की, तो इसने 8 डोनेट कर दिया, इसकी भी 100 है तो इसने 7 डोनेट कर दिया, डिफरेंस है एक का। यानी अगर मैं पी की सैलरी की बात करूं तो एक के बराबर 74, तो इसकी कितनी होगी 3400 रुपए, और इसकी भी कितनी होगी 7400, यानी पी की भी 7400 और क्यू की भी 7400। तो मुझे बताओ इन दोनों ने जो है दान कितना कर दिया, तो इसको 74 से मल्टीप्लाई, इसको भी 74 से मल्टीप्लाई। तो आगे क्या बोला है कि पी और क्यू द्वारा कुल दान आर के, जो उसने आर ने जो डोनेट किया वो 525 रुपए अधिक है, यानी इन दोनों ने कितना डोनेट किया, तो आप इसको 74 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 74 से मल्टीप्लाई कर देना। यानी अगर पी और क्यू के द्वारा अगर मैं डोनेट की टोटल राशि की बात करता हूँ पी प्लस क्यू का, तो वो कितना आता है अभी 8 और 7 कितना होगा 15 इंटू 74, इतना पी और क्यू ने डोनेट कर दिया। कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आर ने जो डोनेट किया है वो कितना डोनेट किया है, तो हम कहेंगे भाई पी और क्यू है ना, उनकी कितनी हो गई इतना, और उसमें से क्या कर दो भाई 525 माइनस कर दो, यानी आर ने इतना डोनेट किया है। कोई दिक्कत है? आर ने इतना डोनेट किया है। पूछा है कि तीनों कुल वेतन का कितना प्रतिशत डोनेट कर देंगे, यानी तीनों है ना वो टोटल वेतन है उसका कितना परसेंट डोनेट कर देंगे। अब ये जो आर, देखो यहाँ से इन दोनों की तो हमें टोटल वेतन पता है कि दोनों का तो 74 और 74 है, अभी भी हमें नहीं पता कि आर का वेतन कितना है, तो मैं क्या करूंगा कि आर ने इतना डोनेट कर दिया जो कि 9% के इक्वल है। तो अगर मैं आर की इनकम की बात करता हूं तो 9% के इक्वल टू कितना हो गया भाई आर का 9%, तो कितना हो गया 15 इंटू 74 और माइनस 525, तो 1% की वैल्यू यहाँ से अगर आर के 100% की वैल्यू की बात करूं तो आर का 100% कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 15 इंटू 74 और माइनस 525, और डिवाइड बाई क्या हो गया भाई, ये आ जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ से 100% की वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी तो डिवाइड बाई 9, और इंटू कितना आ गया भाई जरा बताना, इंटू 100, ये इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि आर के पास अपनी जो आर के पास जितनी भी इनकम है उसका जो टोटल है आर की इनकम वो इतनी हो जाएगी, और आर ने डोनेट कितना किया भी, आर ने इतना डोनेट किया। तो इसने क्वेश्चन देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो तीनों कुल वेतन का कितना प्रतिशत दान करते हैं, तो अब अगर मैं ये तीनों का अगर वेतन जोड़ देता हूं तो ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने टोटल डोनेट कितना किया भी वो भी बता दो, तो डोनेट देखो कितना किया, डोनेट आर ने तो इतना किया है और पी और क्यू ने इतना डोनेट किया, तो टोटल जो डोनेट है वो इतना डोनेट इन लोगों ने किया है, ठीक है। तो इनका टोटल डोनेशन हो गया। अब तो आप लोग कर ही सकते हो कि कितना परसेंट इन्होंने डोनेट किया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और एग्जाम में आजकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखो मैंने सोल्व नहीं किया है, कैलकुलेशन आप कर लेना, क्वेश्चन मैंने पूरा आंसर आप लोगों को बता दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखना आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि सुनील के पास 90,000 रुपए हैं, वह एक बाइक, एक होम थिएटर और एक जो है टीवी खरीद लेता है, इतने इतने रुपए में खरीद लेता है। बाकी पैसे वह बैंक में खाते में डाल देता है जो 15% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 2 साल बाद उसकी मूल कीमत के 2 साल बाद वह अपनी मूल कीमत के 80% पर तीनों आइटम है उनको बेच देता है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव और बना सकता था, वैसे कैलकुलेटिव है लेकिन और भी कैलकुलेटिव बना सकता था। इसने क्या बोला कि तीनों को 80% पे बेच देता है, हो सकता है तीनों को अलग अलग पे बेच दे, ठीक है ना। तो चलिए, इसके पास 90,000 रुपए है, 9,000 इसके पास में रुपीज है, ठीक है। इसने बताओ जरा ये कितने के खरीदे, ये टीवी जो वगैरह वगैरह है ये कितने के खरीदे, तो 13,000, 35,000, 15, और ये कितना हो गया भाई 28, तो ये हो गया, और 28 56, और कितना होता है भाई ये यहाँ से 63, ठीक है। यहाँ पे 63,000 के इसने क्या खरीद लिया भाई, ये जो आपके पास है होम थिएटर वगैरह खरीद लिए। तो 2 साल बाद इसका जो है
बचा कितना भाई 80%, यानी इसका 4/5 बच गया, यानी इसके पास 2 साल बाद में इतने रुपए आ जाएंगे, इनको वापस बेच देगा। तो जो भी आइटम आए देखो ये 63,000 रुपए के आए, और 2 साल बाद में 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, 2 साल बाद में इसके पास इतने रुपए वापस यहाँ से आ जाएंगे। और फिर क्या बोल रहा है कि जो बचे थे ना वो रुपए इसने बैंक में डाले थे, किससे भाई, सीआई से डाले थे 15% सीआई से। तो मैंने क्या किया, बच कितने रुपए गए भाई बताना, तो हमारे पास बच गए 27,000 रुपए, ठीक है। तो ये 15% की दर से इसने डाले थे, तो 15% का मतलब क्या है भाई, 115 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और कितने साल तक अभी 2 साल तक, तो इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। यहाँ से इतनी आपके पास में वो जो है 27,000 रुपए से इतनी राशि आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, तो अब ये टोटल मिलाकर हमारे पास इतना आ गया। अब कह रहा है कि बताओ इसकी कुल संपत्ति में कितना परसेंट चेंज आया। तो पहले 90,000 थी, अब इतनी हो जाएगी, जितना भी परसेंट कम या ज्यादा हुआ है वो आप लोग कर देंगे, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चंस की कैलकुलेशन नहीं करता, क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, तभी जाके आप लोगों की बात बनेगी। क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना सीखिए, एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन सोल्व करिए, ठीक है। अच्छे से सबको सोल्व करिए, पूरा क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें आप और भी तरीका लगा सकते थे, इसको कैंसिल कर दो तो फिर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा सोचो ना तो ऐसे क्वेश्चंस में और भी कई तरीके आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। जिस तरीके का आप लोगों के माइंड में क्लिक करता है, और जब एग्जाम में पेपर देते हैं ना तो ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे नहीं होते मैं नहीं कहता, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पे हम ऑप्शन से या फिर डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम वगैरह लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक। तो वो मैं तब बताऊंगा जब कोई पेपर डिस्कस करूंगा, तो कि एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोच पाते हैं, ठीक है, वो मैं जब कोई पेपर डिस्कशन करूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इनके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। ये क्वेश्चन देखना भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हर 10 दिन में एक बार बरसात होती है और बरसात के आधे दिनों में इंद्रधनुष बनता है, तो उन सभी दिनों का प्रतिशत क्या है जिनमें रेनबो नहीं है, मतलब जिनमें रेनबो नहीं बना है। तो 10 दिन में एक बार बरसात होती है, तो मैं मानता हूँ भाई यहाँ पे 10 दिन में एक बार हो रही है बरसात, तो मुझे बताओ 20 दिन में कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे भाई 2 बार हो जाएगी। ये बारिश हो रही है 2 बार, 20 दिन में से 2 बार बारिश हो रही है भाई, रेनबो कितनी बार बनी, सिर्फ एक बार, तो कितने दिन में नहीं बनी 20 में से, 20 में से एक दिन तो क्या बन गई भाई रेनबो, और 19 दिन क्या बनी भाई रेनबो नहीं बनी, रेनबो नहीं बनी कितने दिन, 19 दिन। तो इसने पूछा कि कितने दिन, कितने प्रतिशत इसमें रेनबो नहीं बनी, तो 19 दिन में रेनबो नहीं बनी, कितने में से, 20 में से, परसेंट में जाए तो इंटू 100 यानी कितना आ गया 95%, 95% दिनों में नहीं बनी, यानी बनी कितनी भाई सिर्फ 5% दिनों में, यानी 20 में से एक दिन में यहाँ पे रेनबो बना है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसका तो क्या ही था। चलिए एक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एंट्री फीस है उसमें 10 रुपए है, इसमें 25% की कमी हो जाती है, इसमें से टिकटों की बिक्री 20% बढ़ जाती है, मतलब बिक्री में बढ़ोतरी होती है 20% की, जो भी इसकी जो पैसा होता है वो 20% इंक्रीज हो जाता है, तो आगंतुकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो ये मैं करता हूँ भाई बिफोर, और ये हो गया आफ्टर, ये दो चीजें बिफोर और आफ्टर। तो ये तो था इसका प्राइस, ठीक है, ये तो हो गया इसका प्राइस, प्राइस तो प्राइस 25% डिक्रीज हो जाता है, यानी 1/4 होता है। तो पहले 4 रुपए था, तो आज डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा बताना, 3 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं वो देखो, इसने क्या पूछा है कि तो विजिटर्स की संख्या में क्या है, तो यहाँ पे जो विजिटर्स हैं उनमें हमें पता नहीं है कि कितना चेंज होगा, लेकिन अगर टोटल यहाँ पे जो इनकम आने लग रही है ना, उस इनकम का हमें पता है कि वो कितना हो जाता है। देखो टिकटों की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी जितना भी उसके पास में पेमेंट आता है ना वो 20% इंक्रीज हो जाता है, और 20% का मतलब आपको पता ही है 1/5 होता है, यानी पहले अगर 5 रुपए आया करते थे तो आज कितने आने लग रहे हैं, 6 रुपए आने लग रहे हैं। तो अब देखो भाई मान लीजिए कि पहले एक टिकट का प्राइस 4 रुपए था, तो कितने यहाँ पे विजिटर आए कि वो 5 रुपए देकर चले जाए। तो मैं क्या कहूंगा 4 को 5 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो 5/4 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते 5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 3 को किससे मल्टीप्लाई करो 6 बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या है कि पहले 5/4 लोग आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसको रेशियो में चेंज करें तो ये देखो पहले 5 आ रहे थे, 4 को इधर भेज दो अब 8 आने लग गए। तो बताओ विजिटर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, पहले 5 आज 3 यानी 3 इंक्रीज हो गए। तो परसेंट में इंक्रीज की बात करो तो 3/5 इंटू 100 तो कितने हो जाएंगे भाई 60% इसके विजिटर इंक्रीज हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ,
बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना भाई, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझो, सिर्फ कैलकुलेशन दिया है क्वेश्चन में, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या है कि श्री सुंडा की सालाना कमाई उनकी नौकरी के पहले साल के लिए 4 लाख रुपए सालाना है, ठीक है। मतलब पहले साल में 4 लाख रुपए मिलते हैं। उनका खर्च 50%, यानी 4 लाख में से 2 लाख खर्च हो गए और 2 लाख इनके पास में बच गए। मतलब दो ही चीजों से तो बनते हैं ना भाई इनकम, एक तो खर्च हो गया, एक बच गया, ठीक है। बाद में अगले 3 साल तक उनकी औसत आय 40,000 रुपए सालाना की वृद्धि होती है, मतलब 40,000 रुपए एक साल में इंक्रीज होते जा रहे हैं। और बचत आय का 40%, 30% और 20%, यानी पहला जो साल था वहां पे तो 50% इसके पास बचत हो रही थी। अगले बार क्या हुआ भाई, 40% हुई, फिर 30% हुई, फिर 20% हुई। इन 4 सालों के 4 वर्षों में बचत पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो बताओ कि कुल व्यय पर उसकी कुल बचत का प्रतिशत क्या है, यानी जो टोटल है ना, टोटल इसके पास खर्चा हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, उस पर उसका जो सेविंग है ना उसका कितना परसेंट है। यानी कि आप क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारे पास में इसका एक्सपेंडिचर आएगा ना, ठीक है, वो और ऊपर क्या आएगा सेविंग, मतलब सेविंग जो है ना वो एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है, यानी इंटू 100 इतना परसेंट है। तो अब आपको निकालना क्या है, पहली बार तो कितना आ गया भाई, 2 लाख आ गया, ठीक है। हमारे पास में अगर पहले साल की मैं बात करूं तो 2 लाख आ जाएगा भाई, बचत 2 लाख आ गई, ठीक है। और अगले साल में 40% निकालो, ऐसे करके इन चारों सालों के निकाल लीजिए, टोटल बचत को ऐड करिए, यहाँ पे रखिए और टोटल आपके पास में एक्सपेंडिचर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में पूछे जाते हैं जहां पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा होती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब भाई इस क्वेश्चन पे आइए, इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करवा रखा है, ये मैंने आपको रेशियो मर्ज करना सिखाया था, ठीक है। और सबसे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो की क्लास ली थी, उसमें मैंने इस तरीके से रेशियो मर्ज करना बताया। चलिए मैं फिर से इसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्या लिखा था कि एबीसीडी ने 56 लाख रुपए में एक इस तरीके से कोई मल्टीप्लेक्स है उसको खरीदा, बी, सी और डी का योगदान ए का 460% है। मैं मान लो यहाँ पे लिखूं कि ए है, ठीक है, उसका 20% यानी क्या करते हैं 20/100, यानी 460% का मतलब कितना होगा, 460 डिवाइड बाई 100। ए का 460% योगदान है कौन भाई, बी प्लस सी प्लस डी, ये तीनों मिलकर, पहला पॉइंट ये दिया हुआ है। और बी का 366.66%, तो बी है उसका 366.66% का मतलब आपको पता है क्या होता है, पहले तो ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस 60.66%, ठीक है। ये तो बन गया 3% में है तो 3 और प्लस से कितना बन जाएगा 2/3, यानी 3 और 2/3 उसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2/3, तो कितना हो गया, ये बन गया 11/3। ये है कौन भाई, बी है वो ए प्लस सी प्लस डी का इतना परसेंट है, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं है, आप ऐसे देखो 460% को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप 100 से डायरेक्ट मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, वहां पे 0.66 था, तो ये मुझे पता है कि 66.6 देखो 33 से ही 1/3 का डबल है, ठीक है। 33 1/3 का डबल है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था आपके सामने 366, इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया 300 और प्लस 66.66, तो ये तो 2/3 होता है, ये 3 होता है, परसेंट अगर हटाऊंगा तो कितना बन गया 11/3, तो ये यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई। अगला क्या लिखा हुआ है कि सी का योगदान ए प्लस बी प्लस सी प्लस नहीं बी प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस डी, यहाँ पे सी नहीं है, देखो साफ साफ लिख रखा ए प्लस बी प्लस डी का 40% है कौन भाई, ये यहाँ पे इसका 40% है सी, ये इसके पास में लिखा हुआ है कि सी इसका इतना परसेंट है। तो अब करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई ए अपॉन बी प्लस सी प्लस डी, वो कितना आएगा भाई, ये इधर चला जाएगा, 0 से 0 काट दो, कितना आ जाएगा 5/2 से काट दीजिए 23 आ गया। अगर यहां से बात करूं कि b अपॉन ए प्लस सी प्लस डी, ये कितना आ गया जरा बताना, ये आ जाएगा 3/11। सेम इसी तरीके से कितना आ गया भाई, c अपॉन ए प्लस बी प्लस डी, वो कितना आ गया जरा बताना, वो आ जाएगा 2 और डिवाइड बाय कितना आ गया 5। अब हम लोगों को करना क्या है भाई, अब हमें करना ये है कि यहाँ पे इससे सबको जोड़कर देखो, देखें ये ऊपर ए नीचे बी सी डी, ए बी सी डी, यानी इसको अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूं तो आप लोग रेशियो में लिख लो, यहाँ पे पढ़ा रहने दो तो यहाँ पे पढ़ा रहने दो।
अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो तीनों जोड़ने से भाई कितना हो रहा है हमारे पास में, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे 28 हो रहा है तीनों को जोड़ने से। सही बोलने लग रहा हूँ कि 28 हो रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से सही से लिख देता हूँ कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगे आपके पास में, जिनको हमें इक्वल करना। बस इतना सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जा रहा है 28। अगर यहाँ पे तीनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जा रहा है भाई, ये हो जा रहा है 14। और यहाँ पे तीनों को जोड़ता हूँ कितना हो जा रहा है 7। तो तीनों को बराबर करो तो 28 ही कर देते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, यानी इसको भी 2 से और इसको भी किससे भाई 2 से, और इसको 4 से तो इसको भी 4 से, इसको भी किससे 4 से। तो अब आप वैल्यू रख लीजिए भाई, ए बी सी डी का रेशियो आपको चाहिए, ए बी सी और डी। तो हमारे पास में रेशियो निकल कर आ गया। ए की वैल्यू कितनी आई जरा बताना, ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ऊपर देखो सब 28 हो गया, यानी ए की वैल्यू आ गई 5। बी कितना आ गया भाई, बी आ गया 6। सी कितना आ गया, सी आ गया 8। और सारे के सारे मिलाकर कितने हो गए भाई 28। तो ए बी और सी ये देखो कितना हो गया 11 और 8 कितना हो गया 19। तो 28 यानी कितना रह जाएगा भाई 9। ठीक है, ये रेशियो हो गए और टोटल मिलाकर कितना था 28। उसके बराबर आपको लिखा हुआ कितना था भाई 56 लाख रुपए। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसने पूछा किसका था भाई बताना, आपसे किसका शेयर इसने पूछा है, तो डी का योगदान बताओ। तो एक के बराबर 2, तो डी का योगदान कितना होगा इंटू 2, यानी कितना होगा भाई 18 लाख रुपए डी का योगदान हो गया। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी। मैंने रेशियो के शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि ये किस तरीके से आप रेशियो को मर्ज करते हैं, कैसे नहीं करते, सारी बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन समझ आओगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए भाई, अब एक ये क्वेश्चन देखना आप लोग, और ये क्वेश्चन आप करिएगा खुद से। इस पर मैं और भी क्वेश्चन लेऊंगा जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी जीडीपी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो इस पर मैं आप लोगों के और भी क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको वो क्वेश्चंस में शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में, मैं वहां पे शेयर करूंगा। और आपका भी कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, बहुत आसान है। मैं इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में डिस्कस होंगे। ठीक है, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं शायद, कि एक तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था जिसका आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया और एक मैंने और क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, जिसपे मतलब मैंने कहा था इसका आंसर देना आपकी, कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा, ये है ना, ये यहाँ पे 10% होगा तो आंसर कितना आएगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। और एक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया आज की क्लास में, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पे तो मैं अगली क्लास में पूरी चर्चा ही करेंगे कि जीडीपी से रिलेटेड पूरा सारा सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली, और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। आप जब लाइक करते हैं ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है, तो क्लास को लाइक जरूर करें। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।